नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तो ऐसे हालात में अब कि एक बड़ा कन्फ्यूजन है इस देश में। समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में कोई लहर आने वाली है, कोरोना के केसेस बढ़ने वाले हैं। बढ़ने वाले हैं तो क्यों बढ़ने वाले हैं? कौन सा लॉजिक है जिसके कारण लगता है कि लहर आएगी? और बहुत कन्फ्यूजन है। हम बात कर रहे हैं इस देश के जो टॉप के 5 विशेषज्ञ हैं, जो महामारी के जानकार हैं, महामारी के एक्सपर्ट हैं। उनमें से एक एम्स यानी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर डॉक्टर संजय रॉय से, जो खुद भी टीकों के ट्रायल और दूसरी प्रक्रियाओं से जुड़े हुए हैं और इन डेप्थ जानकारी रखते हैं। आजकल तो क्या है कि हड्डी का डॉक्टर भी सलाह देने लगा है। तो एक्चुअल सलाह स्थिति क्या है, इसको समझने की एक्सपर्ट से कोशिश करते हैं, क्योंकि ये समझ शायद हमारी समझ से ऊपर कोई चीज हो। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। एक भविष्यवाणी फिर से आई है कि अब कोरोना वायरस जो है वो इतने केसेस आ जाएंगे, उतने केसेस आ जाएंगे, 4 महीने में महामारी फैल जाएगी। क्या इसका आधार क्या है? क्यों ये आ रहा है? ये क्या वजह है? जहाँ तक कोविड-19 की बात करें या सार्स कोरोना वायरस जो कोविड-19 करता है, ये अब 3 साल पुराना हो गया। तो अब जी, हमें जो है जो भी हमने 3 साल में साक्ष्य इकट्ठा किए हैं, हमें उसको लेके बातें करनी चाहिए। ये नहीं जी, कि हम संभावनाओं की बातें करते रहें। अ, अगर देखिए तो जिन कुछ देशों में इस समय प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो जापान हो, साउथ कोरिया हो, चाइना का रोज ही सारे टीवी चैनल पे चल रहा है और उसी को लेके भारत में जो है आगाह किया जा रहा है कि 40 दिन में 60 दिन में हो जाएगा। शायद कुछ मॉडलिंग लोगों ने की है। उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है ये हमें समझना पड़ेगा। और तब लास्ट में मैं बताऊंगा कि आने की संभावना है भी कि नहीं है। देखिए, जो सार्स कोरोना वायरस 2 जो है आरएनए वायरस है, तो इसमें म्यूटेशंस होते रहते हैं। जब ये रिप्लिकेट करता है, मतलब अपनी संख्या जी, बढ़ाता है, तो होते रहेंगे जी, और वो होते रहेंगे। अलग-अलग वेरिएंट आते रहेंगे। वह एक्जिस्टिंग इम्यूनिटी को चाहे नेचुरल इम्यूनिटी से हो या आपके इससे हो, वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी हो, उसको बाईपास करते रह सकते हैं, जी। जो अभी देखने को भी मिला। लेकिन वो क्या सीवियरिटी और डेथ भी करेंगे? वो अपने हमारे लिए मायने रखता है, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस जो है एंडेमिक हो जाएगा, वो चलता रहेगा। आज की डेट में जो भी साक्ष्य वो दिखाते हैं कि उन कंट्री में जहां नेचुरल इन्फेक्शन बहुत हुआ, वहां ये एंडेमिक हो चुका है। तो नंबर ऑफ केसेस हो सकता है, अगर हम बहुत टेस्ट करने लगे तो फ्लक्चुएशंस होंगे। सर, अगर हम एंडेमिक वाली उन्हीं बात आपने कही। डब्ल्यूएचओ, जी, जिसने सबसे ज़्यादा, जिसके ऊपर आरोप लगता है कि उसने कोरोना वायरस की जो हाइप है वो क्रिएट की है, उस डब्ल्यूएचओ की सौम्या स्वामीनाथन कह रही हैं कि भारत में एंडेमिक हो चुका है। टेड्रोस साहब बोल चुके हैं। और उस सारी चीज़ों के बावजूद भारत के मीडिया में कुछ खबरें आती हैं। आम दर्शकों के लिए भी ये जानकारी है कि मीडिया में जब खबर आती है और कहती है स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, इसका मतलब स्वास्थ्य मंत्रालय के अंदर से कोई खबर मीडिया को दे रहा है और वो अपना नाम नहीं बताना चाहता। अगर कोई गुप्त जानकारी दे मंत्रालय का, अगर कोई घोटाला निकाले, तो आप कह सकते हैं भाई वो गुप्त जानकारी रख रहा है। वो कोरोना 40 दिन में, अगले 40 दिन महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तेजी से वृद्धि हो सकती है, ये जानकारी सूत्रों के मुताबिक क्यों आएगी और ये सरकार क्यों नहीं दे रही है? ये बड़ा सवाल है। और मीडिया इसको लेकर डरा रहा है, बड़ी बड़ी हेडलाइंस चल रही हैं। सर, ये जो 40 दिन वाला फंडा है, इसके पीछे क्या साइंटिफिक कारण है? वही उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि 40 दिन या 400 दिन, देखिए नंबर ऑफ केसेस फ्लक्चुएशन की चौथी वेव आने वाली है। अगर हम सिर्फ नंबर ऑफ केसेस की बात करेंगे तो 40वीं वेव तक ऐसी ही बातें हम लोग करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं, और जी, बीच बीच में हर 6 महीने 1 साल पे ऐसी बातें करते रहेंगे, क्योंकि आरएनए जी, वायरस से नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं। बट अगर वो जी, कॉमन कोल्ड जैसा होगा, जो एंडेमिक हो गया, दैट मीन्स कि वो अब हमें परेशान नहीं करने वाला, सिवियरिटी और हॉस्पिटलाइजेशन नहीं बढ़ेगा। यही बात जी, मैंने जो जब इस साल जनवरी में ओमिक्रॉन आया था, थर्ड वेव के समय कही थी, तो लोगों को लगा था कि नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो इम्यूनिटी है, नेचुरल इम्यूनिटी है। देखिए, पूरी दुनिया में 2 तरह की इम्यूनिटी है और वही निर्धारित करेगा कि कहाँ वेव आएगा और किस तरीके का वेव आएगा। अगर कम्युनिटी में इम्यूनिटी है तो कोई वेव नहीं आएगा, नहीं है इम्यूनिटी तो वेव आएगा। जी, हमारे पास दुनिया में 2 तरह की इम्यूनिटी है, या तो वैक्सीन से संबंधित इम्यूनिटी है, जो वैक्सीन एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, या जी, दूसरी जो इम्यूनिटी है हमारे पास, वह है आपकी जो है नेचुरल इन्फेक्शन से।
दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस है। नेचुरल इन्फेक्शन से जो आपको मिली है लंबे समय तक है, बहुत ही बेटर प्रोटेक्शन है। वैक्सीन से भी प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन वो तब जब पॉपुलेशन ससेप्टेबल हो, मतलब पॉपुलेशन में इम्यूनिटी ना हो, उस समय वैक्सीन का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। जो हमने क्लिनिकल ट्रायल किए उसमें पाया कि उस समय, लेकिन अब ससेप्टेबल पॉपुलेशन नहीं है। अब वैक्सीन जो है, देख लीजिए जहां जहां केसेज आ रहे हैं, हाईली वैक्सीनेटेड कंट्री है। जापान की बात करूं, साउथ कोरिया की बात करूं, जापान में 12 साल से ऊपर ऑलमोस्ट 100% को 2 डोज लगी हुई है। तो सबको लगी, तो न ही इतनी मौतें होनी चाहिए, न ही इतने केसेज आने चाहिए। 3 डोज भी जो है करीब 80% पॉपुलेशन को लग चुका है। इवन 4 डोज भी, जितना हमने अभी बूस्टर की हम बात कर रहे हैं, 3rd डोज की, उससे ज्यादा वहां पे जो है 4थी डोज लग चुकी है। बट वहां केसेज नहीं, कल परसों भी देखिए तो 2 लाख के ऊपर केसेस थे इस जी पॉपुलेशन में। साउथ कोरिया का वही हाल है, चाइना। तो इन जगह पे इसलिए है कि यहाँ पे कभी भी नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ। आप देखें तो 2 साल जी ऑलमोस्ट बेस लाइन टच कर रहा था। चाइना ने 0 कोविड पॉलिसी रखी थी, जी ये बहुत ज्यादा टेस्ट करके आइसोलेट कर रहे थे। आल्दो जी जापान ने कभी लॉकडाउन नहीं लगाया, बट जी ऑलमोस्ट 0 कोविड पॉलिसी थी। तो जिन जिन जी में नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ है, वहां प्रॉब्लम हो रही है यस सर, या मैं अभी यही हुई यही है। इसी पे सर मैं इसी पे आऊंगा, इस पे आगे बढ़ूंगा। लेकिन अभी ये जो 40 दिन की बात हो रही है, हाँ एक आईआईटी के गणित गणित वाले साहब हैं, इंजीनियर हैं और सांख्यिकी के व्यक्ति हैं, मेडिकल साइंस के नहीं हैं। उन्होंने एक कैलकुलेट करके 40 दिन का टाइम दे दिया। पिछली बार जब हमारे ओमिक्रॉन आया था भारत में, तब भी इन्होंने 3 बार अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां की। कभी ज्यादातर समय डराया, फिर बाद में थोड़ा एक्सटेंशन दिया, फिर बाद में कहा कि अब नहीं होगा। तो ये जो गणित का फार्मूला है, क्या यहां पर गणित बनाम विज्ञान वाली स्थिति आ गई है कि विज्ञान के मामले में गणित हस्तक्षेप कर रहा है? और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टरों को मीटिंग बुलाकर बोल रहे हैं कि आप कोई स्पेकुलेशन मत लगाइए। जो डॉक्टर नहीं है वो स्पेकुलेशन लगा रहे हैं, और वो जो कुछ डराने वाली स्पेकुलेशन है वही इस देश में अलाउड है क्या? तो ये तो खैर अलग मसला हो गया, लेकिन ये जो बेसिक सवाल ये कि जो कैलकुलेशन वाला तरीका है, इसको आप कितना ऑथेंटिकेट करेंगे अपनी तरफ से? आपको क्या देखिए, लगता है कि वायरस का बिहेवियर क्या बाकायदा गणित की तरह होता है? आजकल जब से कंप्यूटर आया है, लोग मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग में क्या होता है, जो हम इनपुट डालेंगे वैसा ही आउटपुट निकलेगा। जी अगर आपको बेसिक एपिडेमियोलॉजी इस कोविड की नहीं समझ में आती है, तो आप इनपुट वैसा ही डालेंगे, आउटपुट वैसा ही आएगा। अगर आपने जी वैक्सीन को ही माना कि सबसे श्रेष्ठ है, नेचुरल इन्फेक्शन को वेटेज उतना नहीं दे रहे हैं अगर इनपुट में, उस मॉडल में, तो आउटपुट ऐसे ही आएगा कि इतनी प्रॉब्लम आने वाली। इसीलिए 3rd वेव या आज तक जितनी भी मॉडलिंग हुई कोविड के, इसमें सारी फेल हुई। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि उनको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है मेडिकल। दोनों का मिक्स होना चाहिए। ठीक है, सब कुछ हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ हम प्रिडिक्ट करते हैं, बट बेस्ड ऑन एविडेंसेस। जो एविडेंस है कि नेचुरल इन्फेक्शन जहां जहां हो गया, वहां पे लोग ज्यादा सुरक्षित है। आज की डेट में सबसे ज्यादा अगर सुरक्षा की गारंटी किसी की ली जा सकती है, तो वो जो लोग रिकवर हो गए, एक बार कोविड हुआ रिकवर हो गए। इसलिए इनको देखते हुए कि 40 दिन में कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, बहुत ही अनलाइकली है। चीन का उदाहरण ले रहे हैं। चीन को बार बार चीन बड़ा कर करके वहां सारे वीडियो और सारी चीजें आ रही हैं। चीन में ये दूसरी लहर थी, नेचुरल इम्यूनिटी हो नहीं पाई थी, और जो वहां पे एक जो आम जनता के बीच में जब आप सैंपल सर्वे करते हैं, सीरो सर्वे, उसमें 40% भी लोग, 30% लोग के करीब ऐसे थे जिनके अंदर एंटीबॉडीज थी। तो एक सवाल ये बना, जो देश के स्वास्थ्य मंत्री ने भी उठाया, कि क्या चीन का टीका फेल हो गया? लेकिन अब जापान में भी ये स्थिति है, और यही स्थिति सबसे ज्यादा टीकाकरण करने वाले इजराइल में भी हुई थी। तो क्या हम ये माने कि जो टीका है उसका बहुत लिमिटेड रोल है, और जब तक नेचुरल इम्यूनिटी नहीं आ जाती है तब तक कोरोना को हराना अभी तक मुश्किल रहा है? तो कुछ ऐसा काम होना चाहिए जिसमें कि अगर नेचुरल इन्फेक्शन आ रहा है तो उसका इफेक्ट कम से कम हो, उसके लिए कुछ किया जा सकता है। जी हाँ, आप देखिए कि क्या अंतर क्या है। अगर दोनों देशों में देखें, हिंदुस्तान में भी अच्छा खासा लगा है, 200 करोड़ से ऊपर डोजेज लग चुके हैं। चाइना में 346 करोड़ से ऊपर डोजेज लग चुके हैं। अंतर यही है कि वहां पे इन्फेक्शन नहीं हुआ, यहाँ इन्फेक्शन हुआ। कोरिया से कंपेयर करें, जापान से कंपेयर करें, ऑलमोस्ट उनकी 0 पॉलिसी थी। जो शुरू में जनवरी फरवरी 2020 में को छोड़ दीजिए, तो चाइना में कभी केसेस जो है 1000 भी नहीं गए।
और जी। पूरे इस साल मार्च तक केसेस 1000 के ऊपर नहीं गए, लेकिन मार्च से बढ़ना शुरू हुए। तो अभी तक आप डेटा देखिए, जो जो भी डब्ल्यूएचओ को रिपोर्टेड है डेटा है, हम डेटा पे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि उसको डब्ल्यूएचओ को ऑथेंटिक सोर्स मानते हुए, कि वीकली जो है 5 से 6 लाख के बीच में मई में आ रहे थे, इस समय तो कम हो गए, वीकली जो है 1 से 1.5 लाख के बीच में चाइना में पहुंच गया है। तो उसको देखते हुए कि अब वहां भी उतार पे है, चाइना में भी। हाँ, जापान में आया हुआ था वेव अभी एक, और अभी फिर दूसरा वेव आया हुआ है। उन्होंने भी खोल दिया है, उन्होंने जो इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं उनको अलाउ कर दिया है, तो और ये बहुत होगा, जी। जहां जहां इन्फेक्शन नहीं हुआ वहां होगा। और अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि नेचुरल इन्फेक्शन कितना अच्छा, बेटर प्रोटेक्शन है। ये जो सब इवन कंप्यूटर वाली गणना आप कर रहे हैं ये कंपेयर भी, लोग। बस एक मैं बता दूं, आप जी। कंपेयर भी नहीं कर सकते नेचुरल इन्फेक्शन की पावर को, जो इम्यूनिटी है उसको, इससे वैक्सीन इम्यूनिटी से। पहले लोगों ने जरूर कहा, हमें भी थोड़ा लगता था कि या तो बराबर है या हो सकता है बेटर हो, बट जो साक्ष्य आए वो ये जी। दर्शाते हैं कि वह बहुत ही बेटर है। इवन 10, 20, 50, 100% नहीं, पब्लिकेशन से 1300% तक बेटर इम्यूनिटी है। अगर 2 फाइजर की डोज से, अभी कुछ दिन पहले पब्लिकेशन आया था, उन्होंने कंपेयर किया हुआ है, जिनको नेचुरल इन्फेक्शन हो गया कोई वैक्सीन नहीं लगी, या जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ 2 फाइजर की डोज लगी, उसको उन्होंने कंपेयर किया, तो 1300% बेटर प्रोटेक्शन, इन्फेक्शन भी होने के चांस कम है। और अगर एज एडजस्ट कर दीजिए तो करीब 2600% बेटर प्रोटेक्टेड है, उनको सीवियरिटी कम होना, डेथ कम होना, अगर आप वैक्सीनेटेड से कंपेयर करें जिनको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ। हाँ, वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड, या उनको कभी इन्फेक्शन ना हो, उसको जब आप कंपेयर करते हैं तो वैक्सीनेटेड ग्रुप बेटर प्रोटेक्टेड है, 80 to 90% बेटर प्रोटेक्टेड है। लेकिन जब लेकिन नेचुरल जिसको एक इन्फेक्शन बार वर्सेस, इन्फेक्शन हो गया, वो वैक्सीन वाले हाँ, से 1300 गुना ज्यादा 1300 प्रोटेक्टेड है। 1300 1300 गुना नहीं, परसेंट मतलब 13 गुना, 1300%, 13 गुना। माने 13 गुना ज्यादा एक बेटर चीज और प्रोटेक्टेड कही जा है। रही है, जो ये जो गणित वाले लोग हैं, ये पैटर्न ढूंढने वाली बात लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई खगोलीय घटना हो रही हो। ये कह रहे हैं कि 30 से 35 दिन बाद, ईस्ट एशिया के 30 से 35 दिन बाद, भारत में पिछली बार लहर आई थी तो इस बार भी लहर आ सकती है, ये इनका कहना है। अब इसमें जो साइंटिफिक अकोमोडेशन है कि भैया हमारे यहाँ पे सबको इम्यूनिटी आ गई, एंटीबॉडीज आ गई, हमको आके डेल्टा वेरिएंट ने डोज दिया बढ़िया से इम्यूनिटी का, उसके बाद ओमिक्रॉन बूस्टर डोज देके गया है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या, इस तरह की भविष्यवाणियों के बारे में आप क्या, आपको लगता है कि इस पे कुछ रोक लगनी चाहिए, इसको बंद होना चाहिए? हम अननेसेसरली इससे पैनिक क्रिएट होता है, कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है। और मॉडर्न मेडिसिन की खूबी है कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस करते हैं। तो जो 3 साल में हमने एविडेंस जनरेट किया है, अब हमें उसको यूज करने का समय आ गया है। संभावनाओं पे अगर हम बातें करते हैं, और अगर हम इसको जो भी साक्ष्य जनरेट किए हैं उनको अगर हम इग्नोर करते हैं, तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं निहित स्वार्थ है। क्योंकि तभी आप जो है एविडेंस को नकार रहे हैं और अभी भी संभावनाओं की बात कर रहे हैं। अब वो समय नहीं रहा कि हम संभावनाओं की बात करें। कुल देखते हुए लगता नहीं है कि कोई बहुत बड़ी समस्या होने वाली है, कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ जाएगा, डेथ बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ केसेस कभी भी बढ़ सकते हैं, आज नहीं, 40 दिन बाद नहीं, 400 दिन बाद बढ़ सकते हैं, 4000 दिन बाद बढ़ सकते हैं। ये वायरस इतना जल्दी नहीं जाते जो रिस्पायरेटरी वायरस होते हैं। लेकिन उसका हमारे ऊपर खतरा है कि हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ सकता है, डेथ, ये बहुत ही अनलाइकली है। ये तभी हो सकता है जब वायरस कंप्लीटली चेंज हो जाए, और जहां जहां इन्फेक्शन हुआ है उनको भी वह प्रॉब्लम देने लगे, हॉस्पिटलाइजेशन बढ़ गया। अगर ऐसा होता है तो सारी वैक्सीन फेल हो जाएंगी, फिर कंप्लीटली वह नया फिर तो वायरस मेरे ख्याल होगा। से अगर ज्यादा म्यूटेशन हो जाता है तो आपका जो आरटीपीसीआर टेस्ट है वो भी नहीं पकड़ जी, पाएगा, अगर हाँ, ज्यादा हो उसने सकता है। अपना इसकी भी रूप बदल दिया। संभावना है, हो सकता है उसके लिए हमें नया टेस्ट किट भी डेवलप करना पड़े, ये बिल्कुल हो सकता है, इसकी संभावना मतलब है। कुल मिला के ये है कि हमको अब उपचार पे, इलाज पे फोकस करना चाहिए, कि हम कैसे, हमारे पास अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है उसको कैसे मैनेज करें। लेकिन इन्फेक्शन प्रिवेंट करने की कोई भी टेक्नोलॉजी अभी तक उतनी कामयाब नहीं है जितना नेचुरल तरीके से आदमी में विकसित हो जाती है वो है। एक बिल्कुल चीज सर बिल्कुल। और समझ में जी, एक चीज और समझ में आ रही है कि इतना सारा जब ये हो रहा है, तो हम अगर हिंदुस्तान के आंकड़े देखें, तो जब पहली बार लॉकडाउन लगा था, कोरोना नया था, देश परिचित नहीं था, बहुत डरे हुए थे सब लोग, तो 500 केसेस में भारत पे लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई थी। पहले जनता कर्फ्यू, फिर लॉकडाउन। आज उसके बाद से उतने कम केसेस कभी नहीं आए।
आज भारत में 150 केसेस हैं ऑन एन एवरेज, एक वीक का एवरेज अगर आप निकाल लें, यानी 1 करोड़ आदमी पे एक आदमी कोरोना पॉजिटिव है। और पूरे देश के मीडिया की जो हेडलाइंस हैं वो एक ऐसा एक हवा क्रिएट किए हुए है कि जैसे कल ही कुछ बहुत खतरनाक होने वाला है, 40 दिन में आएगा, 30 दिन में आएगा। चीन के बहुत सारे फर्जी, बहुत सारे असली वीडियो यहाँ पे सर्कुलेट किए जा रहे हैं। तो ये सब आपको क्या लगता है, इसमें भी कुछ कॉन्स्पिरेसी होती है, कुछ लोग शामिल होते हैं, कुछ लोग वेस्टर्न इंटरेस्ट हो सकते हैं? आपका अनुमान क्या है? बाकी तो आप नहीं कह सकते हैं कुछ। हाँ, मतलब मैं तो इसे दुर्भाग्यपूर्ण कहूंगा, क्योंकि कंप्लीटली अनसाइंटिफिक है। साइंस ऐसा नहीं कहता। जो एपिडेमियोलॉजी की मैं बात करूं, क्योंकि मैं एपिडेमियोलॉजिस्ट हूं, तो हमेशा डेटा पे ही बात करता हूं। और इसीलिए जो आज से 2 साल पहले कुछ लोगों को कंट्रोवर्शियल लगता था जब मैं बात करता था, आज वही लोग मुझे सपोर्ट भी करते हैं कि नहीं, उस समय हमारे पास साक्ष्य कम था। तो डेटा पे हमेशा बात करनी चाहिए, जो साक्ष्य है। तो क्यों कर रहे हैं, मुझे इस पे मेरा कमेंट्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सिर्फ साइंस की बातें कर सकता हूं। साइंस ये कहता है कि जहां जहां इन्फेक्शन हो गया, जिस कंट्री में एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है थ्रू इन्फेक्शन है, नेचुरल इन्फेक्शन है, जहां रिकवरी हुई है, वो लोग बेटर प्रोटेक्टेड हैं। शायद अभी नियर फ्यूचर में कोई ऐसी परेशानी नहीं आने वाली है, जो अभी तक का साक्ष्य है। जहां जहां पे सिर्फ वैक्सीन इम्यूनिटी है, 3 4 नहीं 5 डोज भी लगा लें, वहां पे अभी प्रॉब्लम आ सकती है। क्योंकि दो है, वैक्सीन की इम्यूनिटी मिलती है बट वो 6 से 9 महीने तक, इसलिए बार बार बूस्टर लगाना पड़ता है। जहां आप देख लीजिए कंट्री में, पूरी दुनिया में जहां जहां पे नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ वहीं प्रॉब्लम हो रही है। चाहे कोरिया हो, जापान हो, अभी 6 महीने पहले सिंगापुर का यही हाल था। आप देखिए ये छोटे कंट्री जो बिल्कुल द्वीप से हैं, न्यूजीलैंड, जीरो कोविड लेके वो भी चल रहा था, जीरो हमेशा लॉकडाउन लगाना, और ये फिर क्या स्थिति हुई। तो कभी भी नहीं रोका जा सकता। जब भाई न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में, या जो ऐसी कंट्रीज हैं जो चारों तरफ पानी से घिरे हुए हैं, आप लॉकडाउन लगा के वहां तो कोई नहीं आ पाता। हमारे तो पोरस बॉर्डर है, वहां तो कुछ भी ऐसा नहीं है, फिर भी नहीं रोक पाए। तो ये कहना कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर रोक लेगा, जब देखिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर ये सब सारे फेल हो चुके सर, हैं। एक जो 3 साल एक में चीज और कही जाती है, और वो ये कही जाती है कि अगर आपके अंदर नेचुरल इम्यूनिटी है, आप वैक्सीन भी ले चुके हैं, और बार बार बूस्टर डोज अगर आप लेंगे तो इसके जी भी दुष्प्रभाव हो सकते हैं। क्या ये सही है? किस हद तक विज्ञान क्या कहता है इस पे? और ये बिल्कुल जो सवाल पूछ रहा हूं, ये मैं बहुत एकेडमिक उसके लिए पूछ रहा हूं, जी दर्शकों हाँ। के लिए सलाह नहीं है सर। दर्शकों को जो आधिकारिक सलाह मिलेगी उनको उन्हें वही मानना चाहिए। जी सर। बिल्कुल देखिए, अगर मैं विज्ञान की बात करूं तो जब हाइपर इम्यून रिस्पांस भी हो सकता है, और ये हो सकता है कि कुछ लोगों को जो प्रॉब्लम होती है वैक्सीन से, जब हम कंपेयर करते हैं अनवैक्सीनेटेड ग्रुप को, तो चूंकि वैक्सीनेटेड ग्रुप में ज्यादा लोग प्रोटेक्टेड थे, जब तक हमें वो ससेप्टेबल पॉपुलेशन था, जब तक उनमें कोई भी इम्यूनिटी नहीं थी। तो और हमेशा पब्लिक हेल्थ में हम रिस्क और बेनिफिट की बात करते हैं। तो मान लीजिए 2 4 10 20 लोगों को अगर पर मिलियन प्रॉब्लम भी हो रही थी, हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक हो जाए, क्लॉटिंग हो जाए, सेम उसी मैकेनिज्म पे जैसे इन्फेक्शन काम करता है। बट अगर वो लाइफ बचा रहा है तब तक ठीक था। नेचुरल इन्फेक्शन होने के बाद भी मैं उनको दे रहा हूं, हो सकता है इम्यून रिस्पांस जो है हाइपर इम्यून रिस्पांस हो, जिसमें शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझा देता हूं, और इसी को हम एंटीबॉडीज डिपेंडेंट इनहेंसमेंट कहते हैं। आल्दो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, बट एज ए साइंटिस्ट, एज ए एपिडेमियोलॉजिस्ट, हमेशा ओपन माइंडेड होना चाहिए हमें, कि हम उस पर सोचते रहें कि अगर कुछ लोगों की उसके बाद भी डेथ हो रही है, क्यों जापान में इतनी डेथ अभी भी हो रही है, साउथ कोरिया में क्यों 2 डोज 100% ऑलमोस्ट लगने के बाद भी जो लोग मर रहे थे, अगर पॉपुलेशन पे अपना एक्स्ट्रापोलेट करें 137 करोड़, क्योंकि वहां 5 करोड़ पॉपुलेशन है, वह जो है करीब 400 से 600 डेथ पर डे हो रहा है। अमेरिका में भी अभी दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा केसेस हैं इस समय। नहीं, आप डेथ को देखिए ना, 12,000 डेथ एक्स्ट्रापोलेट कीजिए इन पॉपुलेशन पे। वह ओमिक्रॉन जो कहीं नहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा, वहां साउथ कोरिया में क्यों इतना प्रॉब्लम क्रिएट किया? एक्स्ट्रापोलेट आप करके देख लीजिए, केसेस देख लीजिए, तो करीब 1 करोड़ से ऊपर पर डे वो रिपोर्ट कर रहे थे, जब तक उनके यहाँ कोई इन्फेक्शन नहीं होता। मैं 5-6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ। तो वही ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में नहीं प्रॉब्लम किया, आया 3 लाख केसेस पर डे किया, चला गया, लेकिन कोरिया में क्यों किया? और उतनी डेथ तो हमने डेल्टा में रिपोर्ट नहीं की। डेल्टा में हिंदुस्तान ने सबसे ज्यादा रिपोर्ट की थी। डेल्टा में ट्राइमा मच गया था पिछले साल मई 2021 में। मैक्सिमम 5,000 डेथ हमने पर डे रिपोर्ट की, मैक्सिमम 4 लाख केसेस हमने पर डे रिपोर्ट की पिछले साल मई में।
लेकिन अगर कोरिया देखिए, उस समय तो हमारी वैक्सीन नहीं लगी थी, हमारी तो 4% भी वैक्सीन उस समय नहीं लगी थी, लेकिन कोरिया तो हाईली वैक्सीनेटेड था, तो वहां तो नहीं आनी चाहिए। मैं उसी को एक्स्ट्रापोलेट कर रहा हूँ, 12,000 डेथ अगर हिंदुस्तान की इससे करें तो इतना हाईली वैक्सीनेशन के बाद क्यों हुआ? तो हो सकता है अगर हम इस सब पे बात नहीं करेंगे, चर्चा नहीं करेंगे, तो एक्सप्लॉयटेशन होने के चांसेस रहते हैं। आजकल जिस तरीके का जमाना है, जिस तरीके का बिजनेस मॉडल क्रिएट बहुत हो सारे के जाता है। कार्टेल्स रहते हैं, वो अलग अलग तरह से एक्ट करते हैं, लॉबिंग करते हैं गवर्नमेंट के सिस्टम में, डॉक्टर्स के पास में, अलग अलग तरह से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये तो आप ठीक कर रहे हैं, लेकिन मैं एक सरल तरीके से अगर समझना चाहूँ तो ये इसको क्या मैं ऐसे समझ सकता हूँ कि आपके घर पे एक बार चोर आया, आपने उसका चेहरा पहचान लिया, फिर दोबारा कोई चोर आ गया, फिर एक नकली चोर भेज दिया वैक्सीन के तौर पे, तो उसके बाद आप इस मूड में आ जाते हैं कि जो भी आएगा उसका सर फोड़ दो। क्या ऐसी स्थितियां हो जाती हैं अंदर शरीर में? मतलब कैसे सरल तरीके से सोचिए। कुछ हद तक है, इसे भी सरल मैं समझा देता हूं। देखिए, क्या जैसे मैं डेंगू का एग्जांपल लेके आपको समझा देता हूं तो उसमें बेटर समझ में आएगा। डेंगू के 4 स्ट्रेन होते हैं, डेंगू 1, डेंगू 2, 3 और 4। थ्योरेटिकली आपको डेंगू 4 बार पूरी लाइफ में हो सकता है, क्योंकि एक बार अगर आपको डेंगू हो गया तो उस वेरिएंट से लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन आपको मिल जाता है। सो मान जी। लीजिए आपको डेंगू 1 हुआ, मच्छर ने काटा, डेंगू 1 हुआ, फिर वो डेंगू 1 का वायरस आएगा तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। लेकिन जब डेंगू 2 का वायरस आ जाता है सर्कुलेशन में, उस समय आपको होता है, तो सीवियरिटी होने के चांसेस बढ़ते हैं। जितनी बार डेंगू होता है, सीवियरिटी थोड़ा-सा इंक्रीज हो जाता है। वह क्यों होता है? ऑलमोस्ट सारे डेथ जो है हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स से होता क्या है, आपके पास एंटीबॉडीज तो है, डेंगू का 1 का एंटीबॉडीज है, लेकिन वो डेंगू 2 के वायरस को न्यूट्रलाइज नहीं करने की क्षमता है उसमें, तो उसके लिए भी इम्यून रिस्पॉन्स होता है। तो ऑलरेडी आपके शरीर में इम्यून रिस्पॉन्स पहले से है। दूसरा इम्यून, तो इसको हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स हम कहते हैं। उसी कारण से शरीर में इन्फ्लेमेशन होता है। हाइपर इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने के लिए हम हमेशा जो है स्टेरॉइड का यूज इस्तेमाल किया जाता है, इम्यून रिस्पॉन्स को कम करने के लिए। सेम जो है एक हम लोगों ने है। जब डेल्टा आया था तो एक टर्म बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही थी कि वो कौन सा एक स्टॉर्म होता है जो खुद की सेल को किल करना चालू कर देता है अगर हमारा सिस्टम। साइटोकाइन स्टॉर्म, साइटोकाइन हाँ, स्टॉर्म था। साइटोकाइन स्टॉर्म। तो क्या उस जी। तरह की स्थितियां भी बन सकती हैं कि आप बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार टीका लगा रहे हैं, 4-5 बूस्टर लगा दिए जैसा बहुत सारे देश कर रहे हैं दुनिया के? वही हाइपर इम्यून रिस्पांस होने के चांस हो सकते हैं, बट वह इतना ज्यादा नहीं होता। जैसे डेंगू में 0.1% से ज्यादा डेथ नहीं होती है। डेथ, अब चूंकि ससेटल पॉपुलेशन नहीं है हमारा, आइदर वैक्सीन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी है या नेचुरल इन्फेक्शन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी हमारी है। लेकिन बार बार जो है हम अपने इम्यून सिस्टम को, अंटिल अनलेस हमारे पास ये प्रूफ ना हो जाए कि वो बहुत ही बेटर प्रोटेक्शन वैक्सीन देने के बाद भी हो रहा है, अब जो है उसका रोल नहीं है, रोल निगेटिव भी हो सकता है। इस पे हमें सोचना चाहिए। हमेशा ये नहीं कि हमारे से पॉजिटिव ही रोल रहेगा। एंटीबॉडीज बढ़ना जो है हर समय कोई जरूरी नहीं कि आपको बहुत बढ़िया प्रोटेक्शन देता है। एंटीबॉडीज तो आपको वायरस के भी संपर्क में आते हैं तो बढ़ जाता है, तो कभी भी एंटीजन के संपर्क में, बट वह नुकसान भी कर सकता है। इस पे भी हमें सोचना चाहिए। सो एज ए साइंटिस्ट हमें जो है हमेशा खुले दिमाग से कि अच्छा क्या हो सकता सर, है, बुरा सर क्या हो सकता है, आप आखिरी रिस्क सवाल बेनिफिट पूछूंगा आपसे। एनालिसिस करनी चाहिए। हाँ इन सारी बातों का निचोड़ ये निकल रहा है कि कोई भी स्थिति हो, अब उतनी ज्यादा मौतों का खतरा नहीं है। जी। यहां तक कि जबरदस्ती बहुत सारे बूस्टर डोज भी लगा देंगे, मान लीजिए, तब भी जो जो मौत की दर है, मॉर्टेलिटी रेट जिसको कहते हैं, वो बहुत ना के बराबर रहने वाली है। और भले ही आप जो है वो ये जो जितना भी हो रहा है और ये जो डराया जा रहा है कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो डरने की कोई भी स्थिति नहीं है। जी बिल्कुल। मतलब आप अब ये यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है पूरी बातचीत का। बिल्कुल आपने उसका निचोड़ निकाल दिया है कि ऐसा नहीं है। सरकार को मॉनिटर करना चाहिए कि वायरस के कैरेक्टरिस्टिक्स को, क्या अचानक कोई ऐसा वायरस आ गया जो कंप्लीटली न्यू है, वह मॉनिटर करते रहना चाहिए। हमें अपनी सर्विलेंस को स्ट्रेंथन करना चाहिए, वो एक अलग स्ट्रेटजी होती है। बट वो नी जर्क रिएक्शन जो है वह इस समय कहीं वो से ठीक उचित नहीं लग रहा है। वह जो आप जो है इवन 2% 5% बढ़ा के भी जो है कि हमने 5% लोगों का या 2% लोगों का रैंडम स्क्रीनिंग कर लिया, टेस्ट कर लिया, इस टाइप के वायरस जो हाईली इन्फेक्शियस हो, रोक पाना मुश्किल होता है। आपको याद होगा जब लॉकडाउन लगा था सारी फ्लाइट बंद कर दी गई थी,
उस समय 20-25 केसेस नहीं आ रहे थे। 25 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, टोटल 600 से कम केसेस थे इस देश में। 20-25 केसेस पर डे आ रहे थे, वह 1 लाख पहुंच गए पर डे, जबकि सारी फ्लाइट बंद थी, सब कुछ बंद था। सितंबर 2020 में आते आते लोग बंद थे घरों के अंदर, आना जाना, लोग बंद पुलिस थे, डंडा सब कुछ हो रहा था। सब कुछ बंद था, ट्रेन बंद था, बस बंद था, सब कुछ बंद था, तब नहीं रोक पाए। 2000 रुपए हम फाइन लेते थे मास्क पे, तब नहीं रोक पाए। दिल्ली में अकेले 28,000 केसेस आने लगे, उस समय 2000 हमने फाइन भी रखा था सेकेंड वेव के समय। तो इसलिए जो है कि ये सब अब हमें एविडेंस बेस्ड बातें करनी चाहिए, जस्ट खाना पूर्ति करने की जरूरत नहीं है, मॉनिटर करना चाहिए। सरकार का कभी कभी मैं ये तारीफ करूंगा कि वो प्रोएक्टिव रोल लेके कम से कम मॉनिटरिंग वाली बात जो है हमेशा और एक करती है कि हम एक, एक मॉनिटर चीज कर सर रहे और हैं। कहेंगे इस पे पॉजिटिव नोट पे कि सरकार का लेकिन रोल खत्म नहीं हो रहा है, खत्म नहीं होना चाहिए। इसलिए ये नहीं हो सकता कि हम आंख बंद करके बैठ जाए कि नेचुरल इम्यूनिटी आ गई, हम एकदम सुरक्षित हैं, क्योंकि ये वाला जो चोर है, डाकू है, ये आरएनए वायरस है, ये बहुत जल्दी रूप बदल बदल के आता है। कभी ये दाढ़ी बढ़ा के आ जाएगा, कभी पगड़ी लगा के आ जाएगा, काला चश्मा लगा लेगा। अगर इसने एक आंख फोड़ ली, अगर इसने एक टांग तोड़ लिया, एक हाथ काट लिया और ज्यादा ही रूप बदल दिया, तब मुश्किल हो सकती है। इसलिए अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। तो सरकार को नजर रखनी चाहिए और लोगों की जिंदगी को सामान्य रखना चाहिए। ये जो लोगों को काम पे लगा देते हैं, इसकी जगह सरकार अपने सिस्टम में इसको सर्विलेंस को बड़ी रखे और जैसे ही केसेस आए उनको ट्रीट करने की कोशिश करे। मेरे ख्याल से ये निचोड़ ज्यादा अच्छा रहेगा। आपकी क्या राय है? जी हाँ, बिल्कुल यही राय मेरी है। और सरकार को देखिए तो प्रोएक्टिव कर भी रही है। उन्होंने जी जीनोम सीक्वेंसिंग इसीलिए करते हैं, जी आते ही जो है उन्होंने सारे स्टेट को लिख दिया। तो इस मामले में मैं वो तारीफ करूंगा कि प्रोएक्टिव रोल ठीक है। मॉनिटर करना एक अलग बात हो गया कि हम वायरस को मॉनिटर करें कौन सा है, आपने बिल्कुल सही निचोड़ निकाला है, वह सरकार का। तो प्रोएक्टिव रोल लेके वो करती रहे, बट अभी पैनिक होने की जरूरत नहीं और है। जनता को कम से कम ना डराए, उनका जीवन चलने दे। क्योंकि अफरा तफरी में जो सरकारी अधिकारी है वो भी उछल पड़ते हैं। आप कर्नाटका में उन्होंने मास्क मैंडेट लगा दिया, देखिए कहीं पे कुछ और सरकारी होने लग गया है। स्वास्थ्य सरकारी मंत्री जा ऑफिसर जाके अस्पतालों का मुआयना कर रहे हैं, जैसे कि वहां भी लाखों केसेस आने वाले हैं, कोविड वार्ड देखे जा रहे हैं, तैयारी की जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। हमें लगता है सरकारी ऑफिसर से ज्यादा जो है जो लोग आपदा में अवसर खोजते हैं वह लोग जी हैं। और वह जो है कोविड के टाइम में ये बहुत हुआ कि आपदा में अवसर खोजना, तो उनको जहां मौका मिलता है उस अवसर को भुनाना चाहते हैं, जिस कारण से कंफ्यूजन क्रिएट करके या जैसे भी करके। तो एज ए साइंटिस्ट हम लोगों का ये दायित्व तो बनता है कि वह जो है कंफ्यूजन को दूर करें, साइंस की बातें करें। आज नहीं कल जो है साइंस की ही जीत होगी। कुछ दिनों तक और जो है आपदा में अवसर ढूंढने वालों को, मेरे ख्याल से ये लाइन बहुत अच्छी है, इसी के साथ हम बातचीत खत्म कर सकते हैं कि आपदा में अवसर खोजने वाले जो लोग हैं उनसे सरकार को भी सावधान रहना चाहिए और जनता को और हमारे जैसे लोगों को भी फ्लैग रेज करते रहना चाहिए, बार बार झंडी बिल्कुल उठा के बता देना चाहिए कि ये देखिए ये गड़बड़ हो रही है। तो आप ट्विटर का इस्तेमाल करें, जिसका इस्तेमाल करें, क्योंकि ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। क्योंकि ये लोग ना सिर्फ सरकार के दुश्मन हैं बल्कि देश के नागरिकों के, उनके स्वास्थ्य के भी दुश्मन हैं। अपने छोटी सी लालच के लिए ये पूरे देश को परेशान कर रहे हैं। जी। उम्मीद करता हूँ बातचीत आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका। बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आप आए और आपने एक बेहतरीन जानकारी दी और कम से कम देश के लोगों के अंदर जो डर था उसको पैदा करने का आपने काम किया है। ये थे डॉक्टर संजय रॉय। अब मुझे लगता है कोई कंफ्यूजन रहना नहीं चाहिए अगली महामारी को लेकर, लहर को लेकर, ये लेकर वो लेकर। निश्चिंत रहिए, कोई भी स्थिति हो, डेंगू वाला उदाहरण दिया, उसका नया स्ट्रेन भी आएगा तो भी वो उतना मारक नहीं हो सकता। सरकार को सिर्फ अलर्ट रहना है और कुछ नहीं करना है, और कम से कम जनता को वो डराए ना, ये जरूरी है। जनता की सावधानियां जहां जरूरी है वो एक अलग मसला है। बहरहाल कुल मिला के ये समझ में आता है कि ये जो आपदा में अवसर वाले लोग हैं, सारी गड़बड़ी यही कर रहे हैं। इन पर नजर रखें, इनसे सावधान रहें और निश्चिंत रहें, अपने रोजमर्रा के काम धंधे निपटाते रहें जब तक कि कहीं से कोई निर्देश ना मिले। नमस्कार, जय हिंद।